हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा पढ़ लिया है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ही मैं बोलूँ या बोलूँ एक अलग से टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वहां पर एक पार्ट दे रखा है क्योंकि आपके सिलेबस में तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहीं भी मेंशन नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ाना जरूरी नहीं था। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट ऐसा होता है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही रिलेटेड है और वहां से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है क्या? और वो टॉपिक कौन सा है सर? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ाते हैं कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं, इसीलिए हमें ये पढ़ाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आज एक क्लास के अंदर, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ सर, आज एक क्लास के अंदर जो है आपको ये मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगी। और इसीलिए आज आपको कुछ लिखना नहीं है, मुझे जो कुछ भी आपको लिखवाना था, क्या सर, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कुछ भी मुझे आपको लिखवाना था वो मैं लिखा लिखाया लाई हूँ, जो भी मुझे लिखना था सब कुछ, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रिलेटिव प्रोनाउन को आज एक क्लास में हम खत्म कर देंगे और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्या? तो आते ही सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सो डोंट मिस इट एट ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन देखो, जैसे एक लेमैन को समझाते हैं ना, वैसे मैं समझाने का ट्राई करूंगी। लेमैन को मतलब मान लीजिए किसी बच्चे ने पहले ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है, कभी भी आपने ये पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो भी जो है आप इसको समझ सकते हैं आसान शब्दों में, इजी वर्ड्स में आप इसको समझ सकते हैं। एक लेमैन को जैसे समझाया जाता है वैसे मैं आपको समझाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड। और अब प्लीज कॉपी पेस्ट वाले बच्चे कॉपी पेस्ट रोक देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शांति से सुनेंगे। ठीक है क्या? चलिए सर, सबसे पहली बात, इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या नाम है सर? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये एक प्रोनाउन का टाइप है क्या? हाँ जी सर, ये एक तरह का प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? वो प्रोनाउन जो रिलेट करता है। कौन सा प्रोनाउन? वो प्रोनाउन जो रिलेट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा? वो प्रोनाउन जो रिलेट करता है। चलो बहुत अच्छी बात है सर, ये वो प्रोनाउन है जो रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है सर? प्रोनाउन तो नाउन के लिए ही होता है सर। वो प्रोनाउन जो नाउन से रिलेट करे, वो प्रोनाउन जो किससे रिलेट करे? नाउन से रिलेट करे, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलिए सर, रिलेट करे और उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। ठीक है सर, चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करें। बहुत हिंदी में बहुत आसान शब्दों में लिखी हुई है, एक बारी देखेंगे फटाफट से। ये क्या कह रहा है सर? रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ता है। सबसे पहली बात तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? वो प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। तो एक वर्ड है जस्ट लाइक कंजंक्शन। ये शब्द कैसा है सर? जस्ट लाइक कंजंक्शन। जैसे कंजंक्शन होता है ना, तो ये एक तरह का कंजंक्शन ही है। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इस कंजंक्शन को, उसको नाम दे दिया है। और वो नाम क्या दे दिया है सर? इसको रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को, तो यहां क्या आ रहा है? सेंटेंस। यहां क्या आ रहा है? सेंटेंस। सेंटेंस या क्लॉज यानी वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है सर? क्लॉज करता है। और आगे क्या लिख रखा है? और पहले आए हुए नाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? दो को जोड़ रहा है। और क्या कर रहा है सर? पहले आए हुए नाउन को, जो इससे पहले नाउन आया है, इसका मतलब यहां पर क्या है? नाउन। और उस नाउन को हमने क्या दे रखा है? एक नाम दे रखा है। और वो नाम क्या है? एंटीसीडेंट। क्योंकि ये पहले आता है तो इसको नाम क्या दे रखा है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब पूर्वव्रत, पहले आने वाला। एंटीसीडेंट क्या है? पूर्वव्रत, पहले आने वाला। तो रिलेटिव प्रोनाउन है, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। और मेनली क्या करता है? अपने पहले आए हुए नाउन, इससे पहले जो नाउन होता है जिसका नाम क्या है? एंटीसीडेंट, के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और क्या काम करता है सर? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता चुकी हूं, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो रिलेट करता है। किससे? उस नाउन से जो इससे
पहले आ रही है और क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। आई होप जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, नाम इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, काम इसका कंजंक्शन जैसा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, नाउन को, कि प्रोनाउन किसके लिए आते हैं, नाउन की जगह तो आते हैं, ये बस क्या करता है, रिलेट करता है अपने पहले आने वाली नाउन को, और ये नाउन जो है उस नाउन को हम बोल रहे हैं एंटीसीडेंट, और उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है और जानकारी आपको देता है। अब एक बच्चा सोच रहा है ठीक है मैम डेफिनेशन तो हमने समझ ली, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है, कुछ तो इसका काम होगा ना, कुछ तो इसका काम होगा ना। 100% सर इसका काम होता है, पहले ये देखो ये दिखता कैसा है, ये दिखता है कैसा है सर, यहां देखो बोर्ड पे सबको दिखाई दे रहा है क्या, बोर्ड पर सबको दिखाई दे रहा है क्या रिलेटिव प्रोनाउंस, ये प्रोनाउन सबको दिखाई दे रहे हैं क्या, सभी स्टूडेंट्स को बोलो। हमने अभी सिर्फ क्या देखी है, डेफिनेशन देखी है। अभी मैं क्या बोल रही हूं, अभी मैं सिर्फ आपको बोल रही हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन दिखता कैसे है। तो ये सारे क्या है, ये सब सर आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। कैसे दिख रहे हैं एक बारी देखेंगे फटाफट से, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, एक बारी देखो फटाफट से और आंसर करके बताओ मुझे ये क्या कह रहा है। ठीक है जल्दी से बोलो, जल्दी से फटाफट से, हाँ जी। देखो क्या क्या है, हु है, whom है, whose है, which है, that है, where है, when है, why है। that को छोड़कर इन सबको आपने कहाँ देखा है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से, ये क्या कह रहा है, फटाफट से देखेंगे सर ये क्या कह रहा है यहाँ पर, कि ये सब जो है ये सब क्या कर रहे हैं सर, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन बन रहे हैं। इनको आपने इससे पहले कहाँ देखा है, आपने इनको इससे पहले कहाँ देखा है सर, आपने इनको इससे पहले देखा है WH वर्ड में क्वेश्चन बनाते हैं। हु का मतलब था कौन, ठीक है, हुम का मतलब था किसे, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका, ठीक है, वेयर मतलब कहां, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों। तो ये सब क्या थे सर, WH वर्ड थे, क्वेश्चन वाले वर्ड थे, इंटेरोगेटिव में देखा था। यहां पर बच्चों ये क्या कर रहे हैं, यहां पर ये WH वर्ड क्या बना रहे हैं, कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, क्योंकि वाक्यों को जोड़ने का काम तो कौन करता है बच्चों, कंजंक्शन करता है। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, बस इनको हम कंजंक्शन क्यों नहीं बोल रहे, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपने पहले आने वाली नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस नाउन से रिलेट कर रहे हैं। तो यहां हु का मतलब कौन नहीं, हु का मतलब जो है, हुम का मतलब जिसे है। हु जो होता है पर्सन के लिए आता है, हुम भी पर्सन के लिए आता है और ऑब्जेक्ट बनता है, हु सब्जेक्ट बनता है, हुम ऑब्जेक्ट बनता है। मैम हमें कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगी ना कैसे बनता है, कैसे, हु सब्जेक्ट मतलब खुद काम कर रहा है तब, होम ऑब्जेक्ट मतलब उस पे काम हो रहा है तब, हुज का मतलब होता है जिसका, वैसे हुज का मतलब किसका होता है प्रश्न में, यहां हुज का मतलब होगा जिसका, पोजीशन दिखाता है। इसकी खास बात यह है कि इसके बाद में डिटरमिनर आता है, इसकी खास बात क्या है, इसके बाद में डिटरमिनर आता है सर, ये चीज सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। हु और हुम किसको दिखाते हैं, पर्सन को दिखाते हैं, हु और हुम किसको दिखाते हैं, पर्सन को दिखाते हैं। हुज जो है पोजीशन, जिसका, जिसका क्या, जिसका भाई, जिसकी बहन, जिसकी पुस्तक, तो जिसका जिसकी वाला जो सेंस होता है पोजीशन, उसके बाद में हमेशा नाउन दिखाएंगे, आपको क्या दिखाएंगे, नाउन दिखाएंगे। ठीक है सर, यहां पर अगला है विच, विच जो है वो थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूजुअली हम यूज करते हैं। क्लियर है क्या सर, ध्यान रखना ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज में आता है, ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए बनता है, जैसे हु सब्जेक्ट बनता है और हुम ऑब्जेक्ट बनता है, हु सब्जेक्ट बनता है, हुम ऑब्जेक्ट बनता है, आपका जो विच है वो दोनों के लिए आता है। दैट है, दैट को ध्यान देंगे, दैट पर्सन के लिए भी आ सकता है, थिंग के लिए भी, जैसे हु हुम तो पर्सन के लिए आता है, हु हुम किसके लिए आता है, पर्सन के लिए, विच किसके लिए आता है, थिंग के लिए, वस्तु के लिए, जानवर के लिए, जबकि दैट कहता है मैं तो पर्सन के लिए भी आ जाऊंगा, थिंग के लिए भी आ जाऊंगा, एनिमल के लिए भी आ जाऊंगा, या कहीं चीज को स्पेसिफिक करो, ऑल लगा दो, ऑल दैट ग्लिटर्स बोलते हैं हम, है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स
ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता। तो जहां पर ऑल है, ओनली है, नथिंग है, एनीथिंग है, ऐसी चीजों के साथ में भी दैट को प्रेफर किया जाता है। तो पर्सन के लिए हु या हुम, अगर सब्जेक्ट है तो हु, ऑब्जेक्ट है तो हुम, वस्तु के लिए, एनिमल के लिए विच, चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट। और दैट जो है वो कॉमन है पर्सन के लिए, थिंग के लिए, एनिमल के लिए, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आफ्टर, ऑल के बाद में, ओनली के बाद में, नथिंग के बाद में, एनीथिंग के बारे में बाद में। क्लियर है क्या? वेयर जहां प्लेस के लिए आता है, व्हेन टाइम के लिए आता है, और वाई रीजन किस कारण से। यहां जिस वजह से, क्यों की जगह यहां पर लिखो जिस वजह से, जिस कारण से, जो भी कारण है जिस वजह से ये चीज हुई है ना, बस समझाने के लिए यहाँ क्यों लिखा हुआ है हम लिख देते हैं जिस वजह से। जिस वजह से, जिस वजह से। क्लियर है क्या? चलिए सर, तो मैंने आपको क्या बोला, सीधी सिंपल सी बात है सर, हम आज पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। सर मैंने क्या बोला आपको, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है सर? रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो आपके इससे पहले आने वाली नाउन के नाउन से रिलेट करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और सर इससे पहले आने वाली नाउन को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये क्या है सर? रिलेटिव प्रोनाउन है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमने कुछ यहाँ पर वर्ड्स भी देखे जो रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं। अब एग्जाम्पल देखो एक बारी, कुछ भी समझाने से पहले मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ, कुछ भी समझाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूं कि किस तरीके के रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी एक एक करके बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो स्पेशल केसेस में जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं आपके सामने लेकर आई हूं। लेकिन आप एक बारी करो तो, मेरे कहने से पढ़ो तो, लेकिन पढ़ना नहीं है, सिर्फ बात करनी है। चलो सर यहाँ पे देखेंगे, ही इज द बॉय हु प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर देखो हु आया है, ही इज द बॉय। सर इसके लिए, ये हु किसके लिए आया है? इसके एंटीसीडेंट यानी इससे पहले आने वाली नाउन। और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या दे रहा है? यह वही लड़का है जो क्रिकेट खेलता है। तो लड़के के बारे में क्या जानकारी दे रहा है? लड़का क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो सर ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से पहले वाली नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ही इज द बॉय हु प्लेस क्रिकेट। दो सेंटेंसेस को जोड़ भी तो रहा है। दो सेंटेंस या क्लॉज कैसे बने? देखो यहां भी वर्ब देखने को मिल रही है, यहां भी वर्ब देखने को मिल रही है। दो वाक्य या उपवाक्य, दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, और बीच में एक कंजंक्शन आ रहा है। और यहां पर ध्यान देंगे, ये कंजंक्शन क्या कर रहा है सर? रिलेट कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। ठीक है क्या? नेक्स्ट है आपके सामने, द गर्ल whom you met is my sister। लड़की, कौन सी लड़की? जिससे तुम मिले। सर लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा क्या दी? लड़की जिससे तुम मिले थे मेरी बहन है। तो ये क्या करता है रिलेटिव प्रोनाउन? ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है अपने से जस्ट पहले वाले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। लड़का, कौन सा लड़का? जो क्रिकेट खेलता है। लड़की, कौन सी लड़की? जिससे तुम मिले। क्या है सर? वो मेरी सिस्टर है। आदमी, कौन सा आदमी? हुज कार। देखो मैंने बोला था इसके जस्ट बाद में जो है नाउन आएगी, जिसकी कार। आदमी, कौन सा आदमी? हुज कार, जिसकी कार वॉज स्टोलन, चोरी हुई थी नहीं, चुराई गई थी। पैसिव है ना, चुराई गई थी। वो क्या कर रहा है? रो रहा है। इज क्राइंग, वो क्या कर रहा है सर? रो रहा है। नेक्स्ट क्या लिख रखा है? दिस इज द बुक, ये वो बुक है। कौन सी बुक है सर? द बुक, वो वाली बुक। कौन सी वाली बुक? विच, जो मैंने खरीदी थी। तो यहां पर अगर आप थोड़ा भी दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर थोड़ा भी, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है सर? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या कर रहे हैं? वो सर सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाली नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ही इज द बॉय, ये वो लड़का है। कौन सा? जो क्रिकेट खेलता है। यह वह लड़की है। कौन सी? जिससे तुम मिले थे। ये वो आदमी है। कौन सा? जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी। ये वो बुक है। कौन सी? जो मैंने खरीदी थी। ये सब एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। क्लॉज यानी उपवाक्यों के भी प्रकार होते हैं। नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहूंगी, आपको अभी टू द पॉइंट बात करनी है। और वो क्या सर? मैंने सबसे पहले बताया
अभी तो सिर्फ पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने क्या बोला, हमने सिर्फ पढ़ाया नहीं है, अभी सिर्फ समझाया है आपको। क्या समझाया कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? सर रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को जोड़ रहा है, और जोड़ के क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? अपने पहले वाली नाउन के बारे में। उस पहले वाली नाउन का नाम क्या है? एंटीसीडेंट। मैंने कहा ये कुछ आपके सामने रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हैं, जैसे हु जो होता है वो सब्जेक्ट प्लेस के लिए होता है, whom जो होता है वो ऑब्जेक्ट प्लेस के लिए होता है, whose जो है उसके बाद डिटरमिनर आता है, विच जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बनता है, थिंग एनिमल दोनों के लिए आता है। सर पर्सन थिंग एनिमल किसी के लिए भी स्पेशल केस में दैट लग सकता है। इसके अलावा ऑल, ओनली, नथिंग, एनीथिंग, इनके बाद में भी हम दैट को ही प्रेफर करते हैं। वेयर प्लेस के लिए, व्हेन, व्हाई, सब कुछ मैंने बता दिया है। क्लियर बात है क्या? सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मैम हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है? हाँ भाई आता है, मैंने बोल दिया। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बुक के साथ में दैट नहीं आ सकता क्या? अरे क्यों नहीं आ सकता, ये लिखा हुआ बुक एक वस्तु है, आ सकता है। क्लियर है क्या? अरे लग जाएगा भैया, यहां देखो पर्सन थिंग दोनों के लिए दैट लिख सकता है, दैट सिर्फ उसको स्पेशल बनाता है, या फिर ऑल, ओनली, नथिंग, एनीथिंग इनके साथ में यूज किया जाता है। सब कुछ बता रही हूं चला करके आपके पूछने से पहले, अगर ध्यान से सुनोगे तो हर बात में समझ में आएगी मेरी। ठीक है, यहां पर देखो हु, हुम, हुज, कार, विच, इनसे जस्ट पहले वाला क्या है? इनसे जस्ट पहले वाला है सर वो क्या है? इनका रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है जिसको आप नाउन बोलते हैं। क्लियर है क्या? रंजीत का क्वेश्चन ही ऐसा है कि अब मैं क्या बोलूं कि मैम अगर एरर वाले क्वेश्चन में आई के साथ विल आए तो एरर है या नहीं है? सर नहीं मानी जाएगी क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में है। पहले ये देखना कि कोई और एरर उसमें होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल एक्सेप्टेड है। ठीक है, जो पढ़ाती हूँ उसके अलावा बियॉन्ड ही जाकर करते हो बात। चलो ध्यान से मेरी बातें सुनोगे तो सब समझ में आने लगेगा। अगला है आपका स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस की मैम जो आपने हमें रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है, जो आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है, इसका हम करेंगे क्या? मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे? बच्चा तो मेनली क्या जानना चाहता है कि सवाल कैसे पूछेगा भाई, सवाल कैसे आएगा। देखो इससे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक तो वर्ब से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, एक तो वर्ब से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक। एक क्या पूछा जाएगा सर? एक आपसे पूछा जाएगा एरर में, एरर में या इंप्रूवमेंट में, करेक्शन ऑफ सेंटेंस जो है ना, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वहां पर करेक्शन ऑफ सेंटेंस। क्लियर है क्या? चलिए सर इधर देखेंगे। सर ये क्या कह रहा है, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे? वर्ब फिल इन द ब्लैंक के भी आ सकते हैं। अगला है आपका एरर या करेक्शन ऑफ सेंटेंस के भी। अब जब स्टडी लवर में सारे ही टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो प्रीफिक्स सफिक्स भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, सारे पढ़ा रही हूँ तो प्रीफिक्स सफिक्स भी पढ़ा दूंगी, मैं सब पढ़ाऊंगी। आप आगे आगे भागते हो इसीलिए टाइम खराब होता है और सिलेबस पूरा नहीं होगा। दो चार बच्चों की कॉपी पेस्ट की वजह से सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो तुम समझाओ इन बच्चों को कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए सर मैं सब सवालों का जवाब आपका देती हूँ। चलिए सर अब स्पेशल केसेस के क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है वो और देख लो, वो और देख लो क्वेश्चन कैसा कैसा बनता है, क्योंकि आधा घंटा बीत चुका है 1 घंटे में से आपका, कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन, हु और हुम, यानी हु की जगह हु लगा के एरर दे, हु की जगह हुम लगा के एरर दे देगा, और हुम की जगह हु लगा के एरर दे देगा। क्या बोला मैंने? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? हु और हुम एक दूसरे की जगह एक दूसरा लगा देगा और एरर लगा देगा। तो हम क्या ध्यान रखेंगे? हु आता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर हमारा जो वर्ब है वो काम करवा रहा है सब्जेक्ट से ही, यानी इसी नाउन से काम करवा रहा है, जो ये नाउन है इसी से काम करवा रहा है, ये एक्टिव है, ये कैसी है? एक्टिव है। अगर ये खुद काम कर सकती है, ठीक है, तो आप लगाएंगे सर, क्या लगाएंगे सर? आप हु लगाएंगे। अगर इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, ये एक्टिव नहीं है, इस पर काम हो रहा है सर, अगर पैसिव स्ट्रक्चर की सिचुएशन है, या फिर मैं बोलूं कि आपकी जो ये हु है वो सब्जेक्ट बनता है, खुद काम करता है, और ये जो हुम है वो ऑब्जेक्ट बनाकर इसको जोड़ता है। कैसे? जैसे एक बारी दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, दोनों में फर्क आपको दिखेगा। एक बारी दोनों को देखो यहां पर ध्यान से, ठीक है, फटाफट से देखेंगे दोनों को ध्यान से। ये वाला देखेंगे फटाफट से।
हाँ, अब एक बच्चे ने जो लिखा है कि करवाते कब हो आप पूरा, एक बार आप पूरा यूट्यूब जो है खंगाल कर देख लीजिए सर। कार्तिक, शायद आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे। क्या है कि आदमी कितना भी मेहनत कर ले लेकिन उसका जस नहीं होता। बच्चे पेरेंट्स तक को जस नहीं देते, हमें क्या ही जस देंगे, है ना। तो एक बार आप YouTube पे आराम से खंगाल के देखना, पूरा दिन अपना देना, क्योंकि आपका एक कमेंट हो सकता है किसी का डिप्रेस कर दे। कोई आदमी मेहनत करता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, कोई ये बोल दे कि कब पूरा करवाते हो, जबकि शायद ही आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए जिसने हर एक एग्जाम के लिए इंग्लिश का फ्री एक वो बना रखा है प्लेलिस्ट, PDF तक आप लोगों को फ्री देते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ऐसे एक आध दो बच्चों की वजह से मैं अपना मूड अपसेट नहीं करूंगी। बाकी बच्चे जो हैं सामने यहाँ पर ध्यान देंगे और पढ़ाई करेंगे। चलो सर, हु और हुम। हु सब्जेक्ट बनता है और हुम क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर देखो सर, द मैन, आदमी, कौन सा आदमी, जिसने तुम्हें कॉल किया। अगर यहाँ जो तुम्हें कॉल किया या जिसने तुम्हें कॉल किया, खुद सब्जेक्ट बन के ही काम किया है ना। आदमी जो तुम्हें कॉल किया या जिसने तुम्हें कॉल किया, खुद ही है सर सब्जेक्ट, खुद ही सब्जेक्ट बनकर काम कर रहा है। और खुद ही अगर सब्जेक्ट बनकर काम कर रहा है तो सर यहाँ हु ही आएगा। मैन, कौन सा मैन, सर वो आदमी जो या जिसने तुम्हें कॉल किया, तुम्हें कॉल किया तो ये खुद ही किया है, एक्टिव है। एक्टिव है या मैं बोलूं सब्जेक्ट खुद अपना काम कर रहा है, तो सर यहाँ पर जो है हु लगेगा। ये सब्जेक्ट बनता है, हु क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। हु क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। और हुम क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहा है आदमी जिसको, यहां पर जिसको या जिसे क्यों आया, जिसको या जिसे क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि देखने का काम तो तुमने किया, यू सॉ, देखने का काम तो तुमने किया है, तुमने इसको देखा है। यहां पर इस आदमी ने खुद ने देखा है, यहां पर सॉरी इस आदमी ने खुद ने कॉल किया है। दोनों के अंदर डिफरेंस एक बारी देखो, यहां पर देखने का काम किसने किया है और वहां पर कॉल करने का काम किसने किया है। एक बारी फटाफट से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, जल्दी से देखेंगे। फटाफट से देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस देख पा रहे हो क्या, पढ़ो देखे एक बारी। आदमी जो या जिसने कॉल किया है वो मेरे अंकल है, ठीक है। आदमी जिसको तुमने देखा है, यहां तुम हो काम करने वाले, यहां काम करने वाला कौन है, तुम हो। तुमने देखा, यू सॉ, यू सॉ, तुमने देखा, यू सॉ, तुमने देखा। और किसको देखा, इस आदमी को। तो जहां जिसको या जिसे का अर्थ देना हो, क्या बोला मैंने सर, जहां जिसको या जिसे का अर्थ देना हो वहां पर आप क्या लगाते हैं, वहां पर आप जो है हुम लगाते हैं। इनके स्ट्रक्चर में आप कुछ इस तरह की संरचना देखोगे, यहां पर साइड में लिख देती हूं। यहां पर जो नाउन है ना आपका एंटीसीडेंट, जो नाउन है एंटीसीडेंट, वो एंटीसीडेंट आएगा, उसके बाद में आपका हु आएगा, हु के बाद में आपकी वर्ब दे रखी होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगी, खुद सब्जेक्ट बनेगी, इसलिए हु के बाद में डायरेक्ट वर्ब दे रखी होगी। जबकि नीचे वाली सिचुएशन में नाउन होगा, नाउन होगा उसके साथ में एंटीसीडेंट। में जनरल स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ, एक जनरल क्या स्ट्रक्चर हो सकता है वो देखेंगे यहाँ पे। सर ये नाउन है, एंटीसीडेंट है, इसके बाद में अगर मैं हुम लगा रही हूं तो क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी। अब एक बारी दोनों स्ट्रक्चर देखो सभी बच्चे, फटाफट से देखो दोनों स्ट्रक्चर। तो बेसिक सा एक स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। ये ठीक है क्या, बोलो। ये दो स्ट्रक्चर मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो यहां पर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। मैं फिर से वापस जो है दोबारा बता रही हूं सर, मैं स्पेशल केस पढ़ा रही हूं रिलेटिव प्रोनाउन के। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो ये बनता है कि हु की जगह हुम आ जाता है और हुम की जगह हु आ जाता है, एरर बन के आती है। क्या बन के आती है, एरर बन के आती है। ध्यान से देखेंगे, आदमी जिसने कॉल किया, क्योंकि यहां सब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब ये खुद ही सब्जेक्ट बनेगा। हु खुद सब्जेक्ट बन रहा है, यहां बीच में सब्जेक्ट नहीं है, देखो वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं लग रखा है। नीचे वाले में देखो आदमी जिसे, आदमी जिसे
जिसे को तुमने देखा, यहां सब्जेक्ट दे रखा है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बना है, यहां सब्जेक्ट दे रखा है ये ऑब्जेक्ट बना है, यहां पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा ये खुद ही सब्जेक्ट बना है। तो जब ये सब्जेक्ट बनता है तो हु आता है, जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो हुम आता है। अब आराम से देखो, मैंने दोनों स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली बोर्ड पे लिखे हैं। क्लियर है क्या? पक्का क्या? तो पहला केस ये बनता है, ठीक है। सेकंड केस क्या बनता है? सेकंड केस ये बनता है, यहां पर देखेंगे। चलिए सर, ये क्या कह रहा है? देखो, विच इज नॉट यूज्ड फॉर पर्पस। ये क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि विच इज नॉट यूज्ड फॉर पर्पस, कि विच जो होता है वो पर्सन्स के लिए यूज नहीं किया जाता, विच जो होता है वो आपका थिंग के लिए या एनिमल के लिए यूज किया जाता है। विच का यूज जो होता है वो आपका पर्सन के लिए नहीं किया जाता। तो यहां पर आप द मैन विच हेल्प्ड मी लिखोगे या द मैन हु हेल्प्ड मी लिखोगे? देख के बताओ फटाफट से। हाँ जी बताएंगे, ये चीज क्लियर है क्या? विच किसके लिए आता है? थिंग के लिए आता है, और आपके एनिमल्स के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है ना, पर्सन के लिए नहीं आता। तो द मैन हु हेल्प्ड मी होगा या द मैन विच हेल्प्ड मी होगा? आप खुद ही देखकर बता दो, सीधी सिंपल सी बात थी। तो अभी जो मैंने बताया, कैसा क्वेश्चन आएगा मैम? एरर आ जाएगी, आपसे पूछ लेगा विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। कैसे डील करोगे? ऐसे डील करेंगे कि भैया एरर ढूंढेंगे कि मैन के साथ में विच नहीं होता है, मैन के साथ में तो हु होता है। अब एक बच्चा सोच रहा है हु होगा कि हुम होगा, बताओ हुम होता तो आगे सब्जेक्ट आता ना, हुम होता तो सब्जेक्ट आता, ठीक है, या फिर पैसिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये स्ट्रक्चर्स में वापस से एक बात बता दे रही हूँ सर, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है या फिर क्या कर रहा है, अपने पहले वाली नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ओके, यहाँ पर ध्यान देखेंगे, दूसरा लिख रखा है सर हु, हुम, हुज, विच, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि स्पेशल केसेस होते हैं सर, यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर के बजाय आप ये ध्यान रखना, मेरे कहने से इन स्ट्रक्चर्स को याद मत रखना, स्ट्रक्चर के बजाय आप ये ध्यान रखना कि ये सब्जेक्ट बने तो हु आएगा, ऑब्जेक्ट बने तो हुम आएगा। क्लियरली है क्या? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि होम के साथ में यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर भी लगा देता है। तो मैं लिख तो देती हूँ, है ना, एग्जाम्पल भी लिख दूंगी, पैसिव स्ट्रक्चर भी लगा देता है। पैसिव, पैसिव बोले तो BT3, BT3 भी लगा देता है। ठीक है, द मैन हुम वॉज इनवाइटेड। ठीक है, क्लियर है क्या? पक्का ये बात समझ में आ गई? नाउन एंटीसीडेंट है, हुम है, हुम के साथ में कई बार पैसिव स्ट्रक्चर भी आ जाता है। मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट ही तो बनता है। जैसे ये एग्जाम्पल अगर लिखा होता, एक एग्जाम्पल और देखो, ये दिख रहा है क्या? ये मैंने बहुत ज्यादा नीचे लिख दिया है, एक बारी देखना, ये दिख रहा है क्या? ये मैंने बहुत ज्यादा नीचे लिख दिया है, एक बारी देखो। चलो, हाँ, एरिस्टोक्रेसी एक बच्चा पूछ रहा है। एरिस्टोक्रेसी क्लास में भी बताया था, हायर सोशल ग्रुप के लिए होती है, नोबल क्लास के लिए होती है, कुलीन, कुलीन लोगों की सरकार हो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पर BT3 का मतलब क्या है, उसके लिए पुरानी क्लासेस देख कर आओ बच्चे, इससे पहले वाली। हम्म, मैंने क्या बोला, यहाँ पर ध्यान देंगे सर, स्ट्रक्चर्स में
मैंने आपको बोला कि हु के बाद में वर्ब है, ठीक है, एक्टिव वर्ब है, सीधी सी बात है, सीधा सिंपल केस है, तो हु सब्जेक्ट बनता है, आगे सब्जेक्ट नहीं देगा, हुम के साथ में आगे सब्जेक्ट देगा, और सब्जेक्ट नहीं देगा तो कई बार पैसिव भी बना देता है। तो अब बताओ, आदमी जिसको इनवाइट किया गया था, पैसिव है ना, द मैन हुम हैज बीन इनवाइटेड, जिसको इनवाइट किया गया है एज द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के रूप में जिसको इनवाइट किया गया है वो नहीं आएगा। तो ये भी तो ऑब्जेक्ट केस ही है ना, जिसको आदमी इनवाइट करेगा या उसको किया जाएगा, सर उसको किया जाएगा, तो द मैन whom has been invited, जिसको इनवाइट किया गया है चीफ गेस्ट के रूप में, वो नहीं आएगा। क्लियर है क्या? इसके बाद में मैंने सेकंड केस बताया, विच इज नॉट यूज फॉर पर्सन्स, विच जो है पर्सन के लिए नहीं आता है, ठीक है। थर्ड केस होता है हुज कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स, कह रहा है कि हुज के साथ में दोनों लगा सकते हैं आप, ठीक है क्या। भद्रजन शासन लिखा है, तो भद्रजन अच्छे जन ही तो होते होंगे, है ना, कुलीन ही तो बोलते हैं, भद्र मतलब अच्छे परिवार से जो है, कुलीन ही बोलते हैं उनको, तो ठीक है। चलिए सर, हुज कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स, हिंदी में तो आप जानते नहीं हो कि भद्र, नेक, कुलीन ये सब आपस में समानार्थी शब्द हैं, ये नहीं होते कि भद्र, नेक, कुलीन आपस में सब समानार्थी शब्द हैं। चलिए सर, अब आ जाइए इस पे केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, ये क्या कह रहा है, हुज कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स, हुज जो है दोनों के साथ में, हुज दोनों के साथ में आ सकता है, हुज ब्रदर भी हो सकता है, हुज साइड्स भी हो सकता है, जैसे द ट्राइंगल whose sides are equal, ठीक है, और आगे सेंटेंस लिखा हुआ है माना, तो यहां पर whose sides भी हो सकता है और whose brother भी हो सकता है। ज्यादा अप्रोप्रिएट तब लिखा जाता है द ट्राइंगल द साइड्स ऑफ विच, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है, द साइड्स ऑफ विच, द साइड्स ऑफ विच। सेम चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, हुज साइड्स की जगह जब कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हुज के बाद में बस नाउन आएगा, ये जरूर याद रखना, हुज जो है पजेसिव डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है, इसके बाद में नाउन आएगा, ठीक है। तो वह लड़की जिसका भाई चोर है, वो लड़की कैसी है, इनोसेंट, ठीक है। द गर्ल, कौन सी गर्ल, हुज ब्रदर, जिसका भाई एक चोर है, वो लड़की कैसी है, इनोसेंट है। तो हुज ब्रदर, जिसका भाई, किसका भाई, जिसका भाई, क्लियर है क्या, पक्का क्या, ये ध्यान रखेंगे, क्लियर है, पक्का। चलिए सर, नेक्स्ट केस है आपका 4 नंबर, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। कभी कभी मैं सारे केसेस लास्ट में रिवाइज करवा दूंगी, सो डोंट वरी, है ना, जितने भी केसेस पढ़ा रही हूँ सारे लास्ट में रिवाइज करवाऊंगी, आपको पता है रिवीजन करवा के ही जाती हूँ, तो शांति से सुनते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। सर, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, when the relative pronoun is the object of clause, अगर relative pronoun object बनता है तो उसको आप हटा सकते हो, it can be omitted, omitted का मतलब हटा सकते हो, हटाना है ये नहीं, अरे भैया रसगुल्ला खा सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि खाना है, उसको हटा सकते हो। द बुक, कौन सी बुक, जिसको मैंने खरीदा, which I bought, बुक कौन सी बुक, जिसको मैंने खरीदा नहीं है। आदमी कौन सा आदमी, जिससे मैं मिला, वो कैसा है, काइंड यानी दयालु। तो ये कह रहा है कि ये जो विच है, हुम है, विच तो सब्जेक्ट भी विच बनता है, ऑब्जेक्ट भी विच बनता है, लेकिन हु में सब्जेक्ट हु होता है और ऑब्जेक्ट हुम होता है। तो ये क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट हो ना तो उसको आप हटा भी सकते हैं, हटाना जरूरी नहीं है, हटा भी सकते हैं। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बच्चों को कई बार ऐसा सेंटेंस देखकर मिलता है, ऐसा सेंटेंस मिलता है, द मैन आई मैट इज काइंड, तो बच्चे बेचारे जो है कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यार ये किस तरह का सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस सही है, कहने का मतलब क्या है, सर ये सेंटेंस सही है, द मैन आई मैट इज काइंड, क्यों, क्योंकि इसको आप जो है हटा भी सकते हैं। क्लियर है क्या, पक्का क्या। सर विच, हुम, यहां पर ध्यान रखेंगे कि सर जहां पर आप लोगों को ये है कि अगर ये नहीं भी आता है, ये नहीं भी आता है, तो आप क्या नहीं समझेंगे कि सेंटेंस गलत है, ये ओमिट किया जा सकता है। जैसे एक्टिव पैसिव में क्या होता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट को ओमिट कर सकते हैं ना, वैसे ही यहां पर इसको ओमिट कर सकते हैं। क्लियर है क्या। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट केस की तरफ। केस क्या कह रहा है, प्रेपोजिशन का प्लेसमेंट। प्रेपोजिशन का प्लेसमेंट कई बार रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में, और कई बार कब, जब क्या होता है कि कुछ वर्ब तो ट्रांजिटिव होती हैं,
कुछ वर्ब तो ट्रांजिटिव होती हैं सकर्मक, बताओ ऑब्जेक्ट लेती हैं या नहीं लेती हैं, और कुछ वर्ब इंट्रांजिटिव होती हैं अकर्मक। इनका और उनका दोनों की स्थिति बताओ, सकर्मक कौन सी होती है, अकर्मक कौन सी होती है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। हाँ बोलेंगे, बोलो बोलो फटाफट से, ट्रांजिटिव कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, बोलो फटाफट से सभी बच्चे। ट्रांजिटिव कौन सी होती है, यानी सकर्मक कौन सी होती है, अकर्मक कौन सी होती है। ट्रांजिटिव वो होती हैं जिनके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है। सकर्मक अपने बाद क्या लेती हैं, कर्म लेती हैं। सकर्मक क्या लेती है अपने बाद, कर्म लेती हैं, तो कर्म को ही हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। सर इनट्रांजिटिव जो होती है वो या तो ऑब्जेक्ट लेती नहीं है क्योंकि अकर्मक है, इनट्रांजिटिव या तो ऑब्जेक्ट लेती नहीं है क्योंकि वो अकर्मक है, और अगर लेती है तो कैसे लेती है, प्रेपोजिशन के साथ में लेती है, ठीक है, प्रेपोजिशन के साथ में लेती है। वापस से मैं अपनी वर्ड्स को रिपीट कर रही हूं कि सर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो अपने बाद में या तो ऑब्जेक्ट लेती नहीं है, और लेती हैं तो कैसी लेती हैं सर, प्रेपोजिशन के बाद में लेती हैं। किसके बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में। तो कई बार वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन होता है, जैसे पर्सन के लिए से होता है तो से टू समवन होता है, से टू मी, ही सेड टू मी, ऐसे बोला जाता है ना। इसी तरीके से लिसन अपने साथ में क्या लेता है, लिसन टू लेता है, लिसन टू मी। इसी की तरीके से स्पीक क्या लेता है सर, स्पीक टू मी। तो जब जिन वर्ब्स के साथ में प्रेपोजिशन आता है सर, उन वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन भी लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन आता है तो उन वर्ब के साथ में आपको प्रेपोजिशन भी लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, प्रेपोजिशन प्लेसमेंट वाला केस पढ़ा रही हूं कि सर जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है सकर्मक क्रिया वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेती है, इन ट्रांजिटिव अकर्मक या तो ऑब्जेक्ट लेती नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट ले रही है तो प्रेपोजिशन के बाद में ले रही है। जैसे स्पीक टू मी होता है, से टू मी होता है, पर्सन के लिए ये टू ले रहे हैं, तो अब ये तो बिना टू के आएगा नहीं, तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट बनाता है तो ऑब्जेक्ट के लिए प्रेपोजिशन होगा, तो या तो आप टू हुम लिख दो या फिर हुम को इधर लिख दो और टू को लास्ट में लिख दो। तो ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है कि या तो आप एक काम करो, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना हुम, तो ऑब्जेक्ट के साथ में प्रेपोजिशन लिख दो या फिर वर्ब के बाद में उस टू को लिख दो, ये दोनों ही तरीके सही हैं। तो इससे एरर तो नहीं बनेगी, लेकिन ये हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे लिख दे टू हु, तो बताओ सही होगा या नहीं, या फिर मान लो लिख दे बाय हु, बताओ सही है या नहीं है, ठीक है, फ्रॉम हु, बताओ सही है या नहीं है, बताओ ये सही है क्या, ठीक है, फटाफट से बताओ ये तीनों सही है क्या, इस चीज का मतलब समझ में आया क्या, ये क्या कहना चाह रहा है, बताओ फटाफट से। जल्दी से कमेंट करेंगे। डेली क्लास होती है 4 बजे से, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है शुरू से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक। क्लासेस 0 लेवल से स्टार्ट की गई है। आज 36 नंबर की क्लास हो रही है, 36 नंबर की क्लास हो रही है। हाँ जी, 2 के बाद में क्या होगा, टू हु, बाय हु, फ्रॉम हु सही है क्या सर, ये प्रेपोजिशन है, ये क्या है सर, प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, इनके बाद में क्या आना चाहिए, इनके बाद में फटाफट से क्या आना चाहिए, बोलो फटाफट से बोलो। टू के बाद में हु आ सकता है क्या, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है,
हु तो सब्जेक्ट बनता है, हु क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो बताओ मैं हु लगाऊं या हुम लगाऊं, बताओ मैं बाय के बाद हु लगाऊं या हुम लगाऊं, बताओ मैं फ्रॉम के बाद में हु लगाऊं या हुम लगाऊं। फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे, हु लगाऊं या हुम लगाऊं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है क्या, बात समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखो जो चीजें आपके लिए नई है उनको चार चार बार पढ़ना पड़ेगा, जो चीजें नहीं है उनको चार चार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको समझने की कोशिश करो। हिंदी में भी जो चैप्टर पहली बार पढ़ते हो तकलीफ देता है, तो आप कैसे समझ सकते हो कि एक बार में इंग्लिश में एक चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा, बोलो जल्दी से। और जिस बच्चे को ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, ये आपके सिलेबस में नहीं लिख रखा है, आप आराम से आज छोड़ सकते हैं ना, मेरी तरफ से हमेशा आपको ये रियायत रहती है। रिलेटिव प्रोनाउन आपके सिलेबस में नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनका गोल 70 से पार जाने का है, 70+ जिनको प्रश्न सही करने हैं, ये क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, क्योंकि हमारा टारगेट हर एक बच्चा रहता है। बेसिक भी पढ़ाते हैं और एडवांस भी सारा पढ़ाते हैं, सारी चीजें पढ़ाते हैं। आपके समझने का फर्क है, आपके नजरिए का फर्क है। अगर कोई बच्चा 70+ नहीं जाना चाहता है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं लिख रखा है, ठीक है क्या। चलिए ईच एवरी बताएंगे सर डिटर्मिनर में, अभी कॉपी पेस्ट मत करो। यहां देखो, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तुम बस याद रखना हुम आएगा, बाय के बाद हुम आएगा, फ्रॉम के बाद हुम आएगा, हु नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है, हु नहीं आ सकता है। क्लियर है क्या, पक्का मेरी बात समझ में आई क्या। चलिए सर ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक बार फिर से मैं क्या कह रही हूं, मैं ये बोल रही हूं आप लोगों को कि कभी भी प्रेपोजिशन आएगा ना, सिंपल सी बात है, जो केस नंबर 5 है उसकी बात को मैं सिंपल शब्दों में लिख रही हूं कि प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है सर, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब तुम मुझे बताओ कि कोई भी प्रेपोजिशन है, मान लो इन दे दिया, ठीक है, या मान लो बाय दे दिया, या फिर मान लो टू दे दिया, तो टू के बाद में तुम हु लगाओगे या हुम लगाओगे। स्पष्ट क्लियर शब्दों में मैंने ये पूछ लिया, वही वो केस कह रहा है कि इसके बाद में आप हु लगाओगे या हुम लगाओगे। आदत हो गई है बहुत आसान पढ़ने की, इसीलिए कोई भी ऐसा नया टॉपिक आता है तो दिक्कत होती है आपको। चलो देखो यहां पर फटाफट से, नहीं जरूरी नहीं है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही आए, ये बताओ। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी जगह क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। सर हु सब्जेक्ट बनता है, ये सब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है, तो सीधी सिंपल सी बात है, टू के बाद में क्या आएगा, हुम आएगा। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। टू क्यों आया है, क्योंकि सकर्मक क्रिया को तो ऑब्जेक्ट चाहिए डायरेक्ट, लेकिन अकर्मक यानी इनट्रांजिटिव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, उनको प्रेपोजिशन के साथ चाहिए होता है। अगर प्रेपोजिशन दे रखा है तो आप टू हुम लगाएंगे या टू हु लगाएंगे, सर टू हुम लगाएंगे। यही बात है, जितने मैंने 5 केसेस पढ़ाए हैं ये भी मैं सारे वापस बताऊंगी, एक एक करके जो है सारे केसेस फिर से बताऊंगी। जो रिमेनिंग केसेस हैं पहले उनको निपटा देते हैं, उसके बाद में ये टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगी, सिर्फ आज ही पढ़ाऊंगी। और ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों को 70 से पार जाना है। जो बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते उन बच्चों के लिए ये टॉपिक नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सर, और दूसरी बात, सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, हमें सिलेबस से बाहर जाकर भी कुछ चीजों को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी बात सर, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करने पर भी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा रखें तो भी एक बारी आपको सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। क्या मैंने बात किया कि सर अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं तो भी वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। लड़का, कौन सा लड़का, जिसके पापा डॉक्टर है, मेरा दोस्त है। सर जिसके पापा, हुज फादर इज अ डॉक्टर, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन लगकर एक यहां पर छोटा सा सेंटेंस आ गया। एक कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन यानी कंजंक्शन जैसे शब्द ने इस नाउन के बारे में बताया। सर ये जो अगली वर्ब है
ये जो अगली वर्ब है इज यहां पर, ये इज किसके लिए आया है? लड़के के लिए। लड़का जिसके पापा डॉक्टर है, लड़का जिसके पापा डॉक्टर है, यहां पर देखेंगे लड़का जिसके पापा डॉक्टर है मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त कौन है? वो लड़का। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहां जो वर्ब आपकी अगर सिंगुलर है, यहां पर नाउन सिंगुलर है तो यहां वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। यहां पे अगर आपकी वर्ब आपकी नाउन प्लूरल है तो यहां पर वर्ब भी प्लूरल लगेगी। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लिया तो भी जो वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। यानी यहां पर अगर आप सिंगुलर नाउन है, यहां पर अगर सिंगुलर नाउन है तो यहां पर कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। और यहां पर अगर जो है आपका प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे? जितने भी एग्जाम्पल देखें उनको वापस देखते हैं फटाफट से। यहां पर क्या कह रहा है सर? यहां पर देखो, ये वाला केस देखो, ये जो एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। ही इज द बॉय हु प्लेस क्रिकेट, ये वो लड़का है जो क्रिकेट खेलता है। द गर्ल हुम यू मेट, लड़की जिससे तुम मिले, तो देखो लड़की सिंगुलर थी, इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। आदमी कौन सा आदमी? जो रो रहा है, तो मैन की वजह से यहां पर क्या है? इज आया है। तो कहने का मतलब बीच में ये रिलेटिव प्रोनाउन भले ही आ जाए, बीच में क्या आ जाए? ये रिलेटिव प्रोनाउन भले ही आ जाए, लेकिन आपको क्या करना है? आपको सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाना है। क्या लगाना है सर? सब्जेक्ट को देखकर आपको वर्ब लगाना है। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और प्लूरल नाउन है तो सर प्लूरल वर्ब लगेगी। बीच में भले रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, हमें देखना क्या है सर? हमें देखना है किसको? हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को। क्लियर है क्या? पक्का क्या? ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बुक का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। नेक्स्ट केस है आपका, ये क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि क्लॉज में इंटेरोगेटिव रूल लागू नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। सब अभी तक जितने भी केसेस पढ़ाए हैं, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है जो फिक्स्ड है कि ये तो आएगा ही आएगा, वो केस ये वाला है। मैंने क्या बोला? अभी तक जितने केसेस पढ़ाए हैं उनमें से अगर कोई केस फिक्स्ड है कि ये तो आएगा ही आएगा, तो वो ये वाला केस है। ये एग्जाम में कई बार कई तरीके से पूछा हुआ है। सर होता क्या है कि ये WH वर्ड है ना, ये क्वेश्चन भी बनाते हैं, और ये WH वर्ड है कंजंक्शन भी बनते हैं। भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन भी बन रहे हैं ये बेचारे, और ये WH वर्ड जो है ये क्वेश्चन भी बनाते हैं। अगर WH वर्ड प्रश्न बनाता है, क्वेश्चन बनाता है, तो उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है, और इस तरीके से मामला चलता है और क्वेश्चन मार्क का साइन लगता है। कई बार क्या होता है? WH वर्ड वाक्य को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। ये क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। ये दो वाक्यों को जोड़ता है ना, तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं सर, सब्जेक्ट वर्ब का ऑर्डर ही आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। यहां लास्ट में इंटेरोगेटिव लग रहा है, और यहां लास्ट में क्या लग रहा है? फुल स्टॉप लग रहा है। देखेंगे यहां पर, पक्का फिर से देखेंगे। मैं क्या बोल रही हूं? ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। फिर से सर, क्लॉज में इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लॉज, उपवाक्य। उपवाक्य क्यों बोल रहे हैं? ये प्रथम आपका जो है मेन सेंटेंस नहीं है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं सर? आप बोलते हैं क्या सर? रिलेटिव प्रोनाउन। और एक ऐसा क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से बने हुए, ठीक है क्या? चलिए सर, क्लॉज में इंटेरोगेटिव रूल नहीं लगता। क्लॉज का मतलब होता है एक कंजंक्शन हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, और एक मेरी वर्ब लगी हुई है, ये क्लॉज होता है। उपवाक्य, इसको वाक्य ना बोल के उपवाक्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये वाला जो ऑर्डर होता है, ये सर आपका क्लॉज होता है। ये क्या होता है? क्लॉज होता है। तो कह रहा है कि जब अंत में प्रश्नवाचक दिखे, जब लास्ट में इंटेरोगेटिव क्वेश्चन दिखे, तब तो आप WH के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखे तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब मत लगाना। क्या लगाओगे सर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाओगे। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाओगे। जैसे आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या सर? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट, मैं नहीं समझा। क्या नहीं समझा? व्हाट ही मेंट, जो उसने समझा। मैं नहीं समझा जो उसने समझा।
ठीक है क्या? चलिए पवन, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करके आना। मैं तो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम को देखते हुए, डिक्शनरी को देखते हुए आपको बता दिया है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो आप करके आ सकते हो। मेरी तरफ से हमेशा आपको फ्रीडम रहती है इस चीज की, है ना? चलिए सर, आई डिडेंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट। ठीक है, मैं नहीं समझा। क्या नहीं समझा? व्हाट ही मेंट। यहां पर व्हाट फुल स्टॉप ले रहा है या क्वेश्चन मार्क ले रहा है? सर यहां पर फुल स्टॉप ले रहा है या क्वेश्चन मार्क ले रहा है? आप मुझे बताइए फटाफट से। सर यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है। तो सर ये इंटेरोगेटिव नहीं है, और इंटेरोगेटिव नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा। अब एक बच्चा मुझे ये नहीं बता रहा, ये बच्चा मुझे ये नहीं बता रहा कि मैंने ये क्यों नहीं लिखा व्हाट ही डिड मीन। मैंने ये क्यों नहीं लिखा व्हाट ही डिड मीन। मैंने ये क्यों नहीं लिखा? इसका जवाब कौन देगा? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बोलो जल्दी से, इसका जवाब कौन बच्चा देगा? मैंने ये क्यों नहीं लिखा व्हाट ही डिड मीन, मैंने ये क्यों लिखा व्हाट ही मीन, व्हाट ही मेंट? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चे एकदम जो है पकड़ लेते हैं। पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में, पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। डिड नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगाते हैं। डिड नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम V2 लगाते हैं। पॉजिटिव में हम V2 लगाते हैं, इसीलिए। वेरी गुड। तो इसी के साथ में मैं आपको क्वेश्चन लिख कर देती हूं, आप जवाब देंगे। दो क्वेश्चन है, ABC में से आपको आंसर बताना है। दो क्वेश्चन है, दोनों में से आपको आंसर बताना है। दोनों ऑप्शंस में से जो भी आपको अच्छा लगे आप आंसर बता सकते हो आराम से। मैं पढ़ देती हूँ, हैंड राइटिंग में पढ़ देती हूँ। वेयर डज ही लिव इज नोन टू मी, वेयर ही लिव्स, वेयर ही डज लिव्स। यहाँ पर लिख रखा है अगला, वेयर डू यू लिव, वेयर यू डू लिव, वेयर यू लिव। कौन सा आंसर होगा? हम्म, पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट में क्या है सर? फुल स्टॉप है। लास्ट में फुल स्टॉप है मतलब क्वेश्चन नहीं है। दूसरे वाले सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्वेश्चन है। तो यहां तो जो ऑर्डर फॉलो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और यहां जो ऑर्डर फॉलो होगा वो होगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का। क्लियर है क्या? तो यहां पर तो आएगा सर वेयर ही लिव्स, बी ऑप्शन। क्योंकि डस के साथ लिव्स भी गलत है और
इंटेरोगेटिव भी नहीं है, तो यहाँ पे डस की जरूरत भी नहीं थी। प्रेजेंट सिंपल में V1 या V1 के साथ एस या ES लगता है। ये देखो ये भी गलत है। यहाँ पर देखेंगे सर इंटेरोगेटिव है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ पर आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन है। यहाँ पर आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन है। तो आपके सामने है क्लॉज में इंटेरोगेटिव रूल नहीं होता है। सीधी सिंपल सी बात थी। 7 नंबर केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसके बाद में है रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी के जैसे। यहां से लास्ट के जो मैंने 3 केसेस पढ़ाए 7, 8, 9 किसी भी तरीके से अगर अपने दिमाग में बैठा सको तो बैठा लेना। वैसे बहुत आसान शब्दों में बोला है। लास्ट में अगर आप ये क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप भी नहीं देख सको तो इससे आसान क्या होगा? बताओ, तुम बताओ। मोगली, एक दिन मोगली को इनवाइट करूंगी VIPM में एकदम बेसिक लेवल से या 0 लेवल से पढ़ाने के लिए, है ना। तो मोगली भाई आएंगे और सबको बेसिक लेवल से या 0 लेवल से बताएंगे, क्योंकि अब तो वो काफी दिन से क्लासेस ले रहे हैं तो उन्होंने भी सीख लिया होगा डेली डेली क्लास लेने से। ठीक है, तो फिर ये काम अपन कर सकते हैं कि इतना तो पता कर सकते हैं कि फुल स्टॉप है लास्ट में या क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है लास्ट में या फिर क्वेश्चन मार्क है। क्लियर बात है क्या? अगर इतना भी पता नहीं चले तो सर आप एग्जाम के लिए फिर जो है अभी एलिजिबल नहीं है, आपको और अच्छे से तैयारी करके आनी पड़ेगी। ठीक है सर, चलिए अब आ जाओ इधर देखते हैं और यहाँ पर ध्यान देते हैं 8 नंबर केस पे। किस पे देखते हैं? 8 नंबर केस पे। देखो इधर फटाफट से। इट इज के साथ में क्या है? इट इज के साथ में नाउन प्रोनाउन है, हु है, हु के अलावा दैट है, और दैट के अलावा क्या दे रखा है सर? यहाँ पर जो है वर्ब दे रखी है। तो कैसी वर्ब लगेगी? बोलिए। ठीक है, चलिए सर अब आ जाइए फटाफट से यहाँ पर आंसर करेंगे। देखेंगे ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इट इज के साथ में जो है नाउन प्रोनाउन। मैंने क्या बोला? इट इज के साथ में नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के साथ में अगर आपको यहाँ पर हु दे रखा है या दैट दे रखा है, ठीक है सर, हु दे रखा है या फिर दैट दे रखा है, तो आगे जो है वर्ब कैसी लगेगी सर? ये वर्ब कैसे लगेगी? द वर्ब इन द रिलेटिव क्लॉज अग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट नॉट विद इट इज। यहां पर जो वर्ब लगेगी, मैंने क्या बोला सर? यहां पर जो वर्ब लगेगी, यहां पर वर्ब आप इट इज को देखकर मत लगाना, हु के पहले जो नाउन प्रोनाउन है उसको देखकर लगाना। अगर सेंटेंस आपका ऐसा है, कैसा कि सर इट इज दे रखा है, क्या दे रखा है? इट इज दे रखा है। इट इज के बाद में, इट इज के बाद में जो आपको यहां पर नाउन या फिर प्रोनाउन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हु के बाद वर्ब आएगी। क्यों? इट इज तो यहां पर सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। इट इज क्यों आया है सर? इट इज आया है यहां पर सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इट इज ही, यही वो व्यक्ति है, कौन सा? जो टीम को लीड करता है। यही वो लोग है, कौन? जो जिम्मेदार है। यही वो लड़की है जिसने टास्क को कंप्लीट किया है। क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला? सिंपल सी बात थी सर। इट इज, इट इज के बाद में नाउन या प्रोनाउन। इट इज के बाद में क्या है सर? नाउन या प्रोनाउन है। उसके बाद में अगर आपके हु या दैट लग रखा है, हु या दैट लग रखा है, तो जो वर्ब है वो कैसे आएगी? नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। मैं हिंदी में लिख देती हूं, यह वही है जो टीम का नेतृत्व करता है, जो टीम का नेतृत्व करता है। यह वही है जो टीम का नेतृत्व करता है। यह वही लोग है, दे आया है ना, लोगों के लिए प्लूरल। यह वही लोग है जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जो जिसने जिसने टास्क पूरा किया, जिसने टास्क पूरा किया। एक बारी देखो और समझने की कोशिश करो मैंने क्या बोला। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। देखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। देखो यहां पर फटाफट से, इट इज के साथ में क्या बोले सर? हाँ जी बिल्कुल, यहां पर रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है। इट इज के साथ में नाउन प्रोनाउन है,
हु है, दैट है, उसके साथ में वर्ब लगानी है तो कैसे लगाएंगे सर? वर्ब नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे देगा, यहाँ एरर दे देगा। तो लास्ट के जो 3 केसेस मैंने बताए हैं वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। पीपीटी रखी हुई है, वीआईपीएम अकेडमी एप्लीकेशन है, वहां जाके दोबारा देख देना। अगर टेंस समझ में आया होगा तो ये बात बहुत आसान है कि भैया वर्ब जो है ही को देखकर लगेगी, लीड लगेगी या लीड्स लगेगी, क्योंकि ही सिंगुलर है तो लीड्स लगेगी। दे जो है, दे के साथ में सर इज आएगा कि आर आएगा? सर आर आएगा। शी के साथ में हैज आएगा या हैव आएगा? सर हैज आएगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला इट इज के साथ में नाउन या प्रोनाउन। क्या बोला सर? इट इज के साथ में नाउन या प्रोनाउन है, हु दैट आगे लग रखा है तो वर्ब नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट केस आज की क्लास का। सर ये एक केस भी आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, ये भी केस आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। सर क्या कह रहा है? वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दे रखा है तो हु के अंदर प्लूरल वर्ब आएगी। वन ऑफ के साथ में अगर प्लूरल नाउन प्रोनाउन दे रखा है तो हु के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे शी इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ये उन लोगों में से, उन प्लेयर्स में से है जो सेलेक्ट हुए हैं। तो यहां अगर आपका नाउन प्लूरल है या फिर प्रोनाउन दे रखा है, मान लो लिख दिया वन ऑफ देम, यहां पर क्या लिख दिया? वन ऑफ देम। यहां पर अगर प्लूरल दे रखा है तो हु के बाद में जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। इस वन को देखकर सिंगुलर मत कर देना। ये वाला केस भी एग्जाम के अंदर आता है, बहुत सिंपल सी बात है। सर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर शी इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु आर सेलेक्टेड। यहां पर अगर वन ऑफ के बाद में अगर प्लूरल नाउन दे रखी है या प्रोनाउन भी प्लूरल आपका दे रखा है तो इधर वर्ब प्लूरल आएगी। दूसरी बात, अगर ओनली दे रखा है, अगर द ओनली वन दे रखा है, क्या दे रखा है? द ओनली वन, द ओनली पर्सन, मेयरली, द फर्स्ट वन, द बेस्ट वन, तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी हु के बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। जो है जैसा है एग्जैक्ट लिख रखा है, जो है जैसा है एग्जैक्ट लिख रखा है आपके सामने कि वन ऑफ द के साथ में तो आप क्या लगाएंगे? वन ऑफ द के साथ में तो सर यहां पर जो है सीधी सिंपल सी बात है, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर यहां पर ओनली, जस्ट, मेयरली, ओनली मतलब अकेला, मेयरली मतलब भी जस्ट होता, मेयरली मतलब भी ओनली के लिए यूज किया जाता है, केवल या मात्र, पहला है, बेस्ट है, इस तरह के शब्दों के साथ वन लिख रखा है तो आप हु के बाद में कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और लास्ट एक केस और पड़ता है, वो क्या पड़ता है कि अमंग दोज वाला केस हो तो भी आप यहां पर अमंग दोज, ही इज अमंग दोज, उनमें से है जो इंजर्ड है, तो यहां पर भी प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, चलिए सर अब अगर मैं बात करूं, सीधी सिंपल सी बात है, सीधी सिंपल सी बात है कि मैम ऐसा हो क्यों रहा है वो मैं आपको समझा देती हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये उन प्लेयर्स में से एक है जो सेलेक्ट हुए हैं, तो ये तो एक ही है। क्या बोला मैंने? ये तो एक ही है, लेकिन जो प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं वो तो ज्यादा है, तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहां पर आ रहा है। ये बुक उनमें से एक है जिन्होंने मेरा जीवन चेंज किया, तो बुक तो ज्यादा है ना जिन्होंने मेरा जीवन चेंज किया, उनमें से ये एक है। और अगर एक मात्र है तो सिर्फ वही बची है तो सर सिंगुलर आएगा, और उनमें से है तो डेफिनेटली इनकी बात हो रही है, यहां प्लूरल आएगा। और अमंग दोस्त का केस हो तो भी वहां पर आप प्लूरल लगाएंगे। क्लियर बात है क्या? तो सर आज के सेशन में मैंने जो भी बताया मैं फिर से बता रही हूँ कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या क्या आज जाके पढ़ना है, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आएगा, जहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, उन केसेस को फिर से हम एक बारी देखते हैं। और वो पीडीएफ तो आप देखो, उससे पहले एक बारी मैं रिवाइज करवा रही हूँ, उसको समझ लो। सर रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? वो प्रोनाउन जो रिलेट करेगा किससे? उस नाउन से जो उससे पहले आ रही है। उस नाउन को क्या बोल रहे हैं? एंटीसीडेंट बोल रहे हैं। उस नाउन को क्या बोल रहे हैं? एंटीसीडेंट बोल रहे हैं, जिससे ये रिलेट कर रहा है। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा सर ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। सर रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन है? आपके सामने है। मैंने कहा इस तरीके से ये अपने पहले वाली नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। इससे पहले ये क्या करते हैं सर? अपने पहले वाली नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर मैंने कहा इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे? वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो लास्ट वाले हैं। सबसे पहला हु वर्सेस हुम। आसान शब्दों में सर हु तब आता है जब पर्सन की बात हो, हु और हुम तब आते हैं जब पर्सन की बात हो। हु तब जब सब्जेक्ट बने, हुम तब जब ऑब्जेक्ट बने। सब्जेक्ट मतलब जो या जिसने का भाव हो, ऑब्जेक्ट मतलब जिसे या जिसको का भाव हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे विच आता है सर,
विच पर्सन के लिए नहीं आता है। सीधी सिंपल सी बात है, मैन के साथ में विच आप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट केस है आपका हुज। हुज जो है पर्सन थिंग दोनों के साथ में आ सकता है, थिंग के लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हुज के बाद में हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। इसके बाद में अगला केस था कि अगर ऑब्जेक्ट वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी विच हो, दैट हो, हुम हो, उसको हम ऑमिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में कहा प्रेपोजिशन प्लेसमेंट। इसको ऐसे समझेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद में मैं हु लगाऊंगी या हुम। सर प्रेपोजिशन के बाद में हु नहीं आएगा, हुम ही आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करने पर भी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये इसकी जगह आर नहीं होगा, क्योंकि यहां सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर ही आएगा, यहां प्लूरल है तो यहां पर भी प्लूरल ही आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़े थे, क्लॉज में इंटेरोगेटिव रूल नहीं लगता। यहां से जो 3 रूल है एग्जाम में एज इट इज आपके आने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली बात, क्लॉज में इंटेरोगेटिव रूल नहीं लगता है। क्लॉज में क्या नहीं लगता है, इंटेरोगेटिव रूल नहीं लगता है, यानी प्रश्न नहीं। सर प्रश्न नहीं तो हेल्पिंग वर्ब जो है बताओ सब्जेक्ट से पहले आएगी क्या, नहीं। अगर प्रश्न नहीं है तो नहीं आएगी। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट ही होगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके और बताया कि कितनी सिंपल बात है कि क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो क्वेश्चन है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है तो WH के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी। नेक्स्ट हम केस पे गए, इट इज वाले केस पे। मैंने कहा इट इज के साथ में नाउन प्रोनाउन है। इट इज के साथ में क्या है सर, नाउन प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन वाला केस है तो वहां पर आप क्या करेंगे सर, नाउन प्रोनाउन के साथ में आप जो है हु दैट तो ठीक है, लेकिन जो वर्ब लगेगी वो नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, क्योंकि इट इज तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी है। तो इट इज ही who leads, it is they who are, it is she who has। सिंगुलर तब आएगा जब इट इज के बाद सिंगुलर है, प्लूरल तब आएगा जब इट इज के बाद में प्लूरल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट केस आपका था वन ऑफ वाला। मैंने कहा वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आती है या प्रोनाउन आता है, हु के बाद में वर्ब प्लूरल लगा दीजिएगा, दैट के बाद में वर्ब प्लूरल लगा दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हमने बात की ये वाली कि ओनली, जस्ट, मेयरली, फर्स्ट, बेस्ट, इन सब के साथ में अगर हु दे रखा है, दैट दे रखा है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा। अमंग दोज इनके साथ में जो है हु दे रखा है तो आगे भी आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्लियर है क्या, ये ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भी थी, लास्ट की 3 स्लाइड्स अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। कौन कौन सी, ये वाली, यहां से 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों को अच्छे से देख कर आना। अब कोई और जो आपका डाउट है तो वो पूछ लो। हाँ, इट इज की जगह इट्स लिख सकते हैं, वो एब्रीविएटेड फॉर्म है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन सब्जेक्ट की विशेषता बन जाती है, नहीं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये क्या बोल रहे हो कि सब्जेक्ट की विशेषता बन जाती है प्रेपोजिशन के बाद। चलिए सर, आई होप ये सफिशिएंट था। अपनी तरफ से मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए सिंगल क्लास में एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने के लिए जो टॉपिक आपके सिलेबस में भी नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास लगा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। किसी भी बच्चे के लिए मेरे मन में कोई भी कभी भी किसी भी तरीके के ग्रजेस नहीं रहते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।